All positive charge contained in an atom or present in an atom, contained or present. Present बोल लिख देता हूँ word. Present in an atom is positioned at core or center of the atom in a very small region, and he named it nucleus. ठीक है. So nucleus is going to contain all the positive charge. Also in this nucleus, this nucleus contains most of the mass of the atom. ठीक है. और name empty space around nucleus extra nuclear region which contains moving electrons. ठीक है. Now electrons and not static electrons. ठीक है. तो अब इसके लिए उनके पास कोई एविडेंस नहीं था. देयर वाज नो एविडेंस एज सच व्हिच कैन प्रूव दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग. ठीक है. he just presumed that they would have to move, otherwise अगर पूरा एटम के अंदर का पॉजिटिव चार्ज मैंने इस जोन में कंटेन कर दिया है और यहाँ पर हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं, वी आर जस्ट पुटिंग एन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज ओवर हियर,
there is no force which is going to balance it. इन दोनों के बीच में attractive force होएगा, and this electron will directly fall down into the nucleus without any time delay. जैसे ही हम इसको यहाँ पे रखेंगे, ये यहाँ पे न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा, इसके लिए इसका मूव करना मैंडेटरी था, राइट? So these were the three important conclusions he draw from his observations, and in a very small reason. ये very small reason का भी significance है. Very small basically ये यहाँ से conclude कर रहे हैं कि only 1 out of 20,000 alpha particles retrace their path. And not only this, इसके basis पर वो चार और चीजें find out करते हैं, that is experimental calculations करते हैं, ठीक है? और वो experimental calculations जो है, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग भी करने वाले हैं. Yeah, at least I'll make you aware of those calculations. Not utilized too widely in chemistry, that will be useful when you will be doing physics. Okay, but I'll at least make you aware of it. और इस experiment के basis पर he was able to not only tell that the nucleus का size inside the atom is small, rather he was also able to predict the approximate radius of nucleus. ठीक है? And that approximate calculation is almost close to what we know the radius of nucleus to be in present days. ठीक है? Are we getting this point? Hello. Yes, sir.
yeah, these were the two important things. मतलब एक तो वो डायनेमिक मॉडल था और दूसरा प्लानिटरी मॉडल के हिसाब से न्यूक्लियस पे, सेंटर पे न्यूक्लियस, और जहाँ पे सन है वहाँ पे न्यूक्लियस को अज्यूम किया, और इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट्स की तरह और एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड सर्कल में, सर्कुलर पाथ पे रोटेट होते रहेंगे। ठीक है। ठीक है। ओके। और सी, यहाँ तक अगर सोचते हैं हम लोग तो फिर ठीक है, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इट सिम्स वेरी लॉजिकल दैट एटम है, इसके अंदर सर्कुलर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दौड़ रहे हैं, सर्कल में घूम रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ पर बैलेंसिंग फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर की तरफ इस पे लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस, एंड इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, mv² r का। ठीक है। जिस स्पीड से ये मूव करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर ये यहाँ पर मूव सर्कुलर, ये में इसलिए कर रहा है क्योंकि ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है। एक फोर्स अगर हम लगा रहे हैं, अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स इसको या तो इस तरफ खींच के लेके आएगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस, या दूसरा तरीका इसको मैनिफेस्ट करने का ये होगा कि ये सर्कल में दौड़ता रहे। ठीक है। अगर सर्कल में दौड़ने लगेगा तो उस सर्कुलर मोशन में भी ये जो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उसको मैनिफेस्ट कर पाएगा। ठीक है। मतलब किसी भी जगह पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा, उसका रिजल्टेंट या उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, द बॉडी शुड स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट ना। तो हम भी अट्रैक्टिव फोर्स अगर इस तरफ लगा रहे हैं, जैसे अगर किसी चीज को, जैसे इसको रखा है मैं और इस तरफ खींच रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ तो मेरी तरफ आ रहा है, राइट। और दूसरा तरीका ये भी होता है, मतलब सेम तरीके से एक और चीज सोच सकते हो, जैसे थ्रेड लिया, एक थ्रेड में स्टोन या कोई भी एक छोटा सा हेवी कॉइन वगैरह या कुछ भी बांध के रख दिया, देन वी स्टार्ट विलिंग इट अराउंड। ठीक है। इसमें भी हम क्या कर रहे होते हैं, एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर ट्राइंग टू पुल द स्ट्रिंग टुवर्ड्स आवर सेल्फ, वो मास जो है उसको, वो एक तो सर्कल में घूम रहा है उसको हम अपनी तरफ खींच खींच के बैलेंस कर रहे होते हैं। और अगर ये बैलेंसिंग को हमने छोड़ा, ठीक है, या ये फोर्स लगाना छोड़ा, और ये फोर्स भी हमेशा अंदर की तरफ हम लगाते हैं, हाँ हर पॉइंट है, वो इधर है तो हम एक्चुअली अपनी तरफ नहीं खींचते हैं उसको, अगर वो दूर है तो हम अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, जब पास होता है तो उसको एक्चुअली आगे की तरफ खींच रहे होते हैं। तो बेसिकली एक फिक्स पॉइंट की तरफ उसको हमेशा बैलेंस करते हैं। बात समझ में आ रही है? टुवर्ड्स दिस, और इसका नेचर क्या है, इस फोर्स का नेचर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ऐसा है कि ये हमेशा अपनी तरफ ही खींचता रहेगा। तो ये बेसिकली ये वाला जो बैलेंसिंग हो रहा है, ये सॉर्ट ऑफ उस टाइप की बैलेंसिंग करने की, या तो उस टाइप की बैलेंसिंग करने की कोशिश करेगा, और नहीं तो फिर इस फोर्स में अगर ये रुका हुआ है तो ये फोर्स की वजह से ये डायरेक्टली न्यूक्लियस में फॉल डाउन कर जाएगा। तो चूंकि इन्होंने डायनेमिक मॉडल प्रिज्यूम किया था, इसलिए ही assumed that it is moving with a velocity v in this circular orbit or circular path। अच्छा, सर्कुलर पाथ को पहली बार इन्होंने ही ऑर्बिट वगैरह भी बोला था, वो प्लेनेटरी मॉडल से ही पूरा लिया था। तो
इन सर्कुलर पाथ, ब्रैकेट में लिख सकते हो, ऑल्सो नोन एज ऑर्बिट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम द ऑर्बिट्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट। हाँ बट काउंट, नंबर काउंट ऑफ कि कितने किसमें ऑर्बिट्स होंगे, ये सारी चीजें इन्होंने नहीं करी थी, बस यहाँ पर बेसिक आइडिया इन्होंने दिया था। ठीक है, so for him the balancing force, or you can say the stability of model is coming from, or electron is not falling into the nucleus primarily because it is orbiting around the nucleus। ठीक है ना, तो centripetal force is balancing the sorry, हाँ, centripetal force circular motion is because of the force of attraction, या फिर centrifugal force is balancing the force of attraction between nucleus and electron। ठीक है, अरे सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल में थोड़े से आप लोग परेशान होंगे, एक्चुअली दोनों अलग अलग चीजें नहीं होती हैं, होती एक ही चीज है वो। जैसे कहीं पर भी आप रियल फोर्स लगाएंगे तो उसका रियल आफ्टर इफेक्ट या रियल कुछ इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पर पेन को आगे की तरफ पुश कर रहा हूँ तो पेन आगे की तरफ जाएगा, तो अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तभी ये आगे की तरफ जा रहा है ना। फोर्स लगने के बाद इसका आगे की तरफ का जो मोशन है दैट इज आफ्टर इफेक्ट ऑफ द फोर्स। ठीक है, वैसे ही जब हम सेंट्रीपीटल बोलते हैं उसको, तो सेंट्रीपीटल सेम फोर्स को सेंट्रीपीटल जब बोलते हैं तो दैट इज अ आफ्टर इफेक्ट फोर्स। हमने एक फोर्स लगाया, उसका आफ्टर इफेक्ट जो होता है दैट ट्रांसलेट्स इनटू, जैसे यहाँ पर हमने फोर्स लगाया इस पे, तो मास इनटू एक्सेलरेशन से ये आगे बढ़ेगा, एक्सेलरेशन आगे बढ़ेगा। एक्सेलरेशन इसका क्या है, आफ्टर इफेक्ट है फोर्स का। ठीक है, हाँ, the after effect of the force is that this start moving linearly। now the point is simple, तो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स भी जो होता है वो आफ्टर इफेक्ट फोर्स होता है। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल उसको बोलते हैं जब हम ये अज्यूम करने लगते हैं कि अच्छा फोर्स लगाया और ये फोर्स, क्योंकि ये लीनियर वे में तो कहीं घूम नहीं रहा है, इसका डिस्टेंस जो है वो इससे फिक्स्ड है। ठीक है, हमेशा फिक्स रह रहा है, ना तो आगे जा रहा है, ना दूर जा रहा है, ना पास आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इस सर्कुलर पाथ पर ही स्टैटिक है, और चूंकि सर्कुलर पाथ पर स्टैटिक है मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और सर्कुलर पाथ में ये स्टैटिक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि अब देखो इसके मोशन की वजह से इस पर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा है, और यही जो फोर्स है वो इस वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है हर टाइम पे, जिसकी वजह से ये न तो आगे रेडियस में बढ़ रहा है ना रेडियस में घट रहा है। ठीक है, तो दैट लीड टू, और इस चीज को जो अभी मैंने बताया कि हम ये अज्यूम करते हैं कि इस पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग, फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे एक सेकेंड, कोरोलिस फोर्स, इट इज नोन एज कोरोलिस फोर्स। ठीक है, वो मनीष बताएगा आप लोगों को कोरोलिस फोर्स के बारे में, सर्कुलर मोशंस वगैरह जब डिस्कस करने लगेगा तो। इसे कोरोलिस फोर्स वगैरह में कुछ जाने, अभी हम लोगों को सोचने या समझने की कुछ जरूरत नहीं है। अभी के लिए हम बस यही जानते हैं या समझते हैं कि द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, द फोर्स ऑफ attraction
between electron and nucleus is translate, translates into translate, translates into circular motion of electrons. ठीक है, due to which electrons do not fall to nucleus. ठीक है, so this is the thing. अब ये मॉडल होता है. नेक्स्ट चीज जो होता है और ये कंक्लूजन्स हो गए. फाइंडिंग आखिरी में मतलब फाइंडिंग्स वगैरह डिस्कस कर लेने दो, फिर इसका बेसिकली ड्रॉबैक जो था मॉडल का वो मैं डिस्कस करूंगा. बट वो डिस्कशन के लिए मतलब पॉइंट्स लिखवा दूंगा, बट उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा मैं बोर्स मॉडल के बीच में. कुछ कुछ चीजें आप लोग को बतानी होंगी मुझे, अदरवाइज वो ड्रॉबैक जो है वो समझ में नहीं आएगा. लिमिटेशन फाइंडिंग्स ऑफ, सो वो सबसे आखिरी में करूंगा. फाइंडिंग्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग जो था इसका वो ये था कि दिस एक्सपेरिमेंट was able to find size of nucleus. ठीक है, and he actually gave uh, data or information related to it. Size of nucleus, uh, vis-a-vis, vis-a-vis, ठीक है, uh, size of atom. ठीक है. So he not only predicted the size of nucleus, he also predicted the size of the atom. And atom and nucleus के size का comparison जो था, he presented that as well. ठीक है. So according to him, the radius of nucleus, ठीक है, by radius of atom bears a ratio of 10 to the power minus 5. ठीक है. So his first understanding was this: radius of nucleus to radius of atom is of the order of 10 to the power minus 5. ये 10 to the power minus 5 is going to ensure that 99.9% of the space inside the atom is almost free. ठीक है, और इसकी वजह से ये वाला रेशियो इन्होंने लिया था. मतलब 99.9% of the particles can easily escape through without coming into influence of nucleus. वहां से basically he draw the idea that it should be
of the order of 10 to the power 5, 10 to the power minus 5, ठीक है. Not only this, after this, मतलब ये तो साइज कंपैरिजन हुआ. आफ्टर दिस ही वाज आल्सो सर वो न्यूक्लियस के बाद क्या लिखा है? we say with यार with respect to size of atom. With a with का मतलब होता है this is commonly used in place of with respect to, in comparison to, या with respect to. ये सारे वर्ड्स उस सेंस में यूज करते हैं, मतलब साइज का न्यूक्लियस विथ रेस्पेक्ट टू साइज ऑफ एटम, इसको इन्होंने प्रेडिक्ट किया. ठीक है. सो दीज आर फ्यू वर्ड्स जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल साइंस या एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स को डिपिक्ट करने के लिए जनरली यूज करते हैं. किसी चीज की फाइंडिंग जब भी हम करते हैं तो या तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू करते हैं या उसकी रिलेटिव वैल्यू करते हैं. तो जनरली जब रिलेटिव करते हैं तो वर्ड्स लाइक विथ रेस्पेक्ट टू या विजे विज आर यूज्ड. ठीक है. अच्छा, ये पहली चीज. और दूसरी चीज इन्होंने जो पता लगाई या हमें बताया वो ये था कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है किसी भी एटम का, न्यूक्लियस will be equal to uh, it is given in this form: r of nucleus is equal to r naught into a raised to the power 1 by 3. ठीक है. where r naught is equal to 1.33 into 10 to the power minus 15 मीटर. ठीक है. -15 मीटर मतलब इसको को फेम्टोमीटर, एफएम भी बोलते हैं. दिस इज आइदर 1.33 into 10 to the power minus sorry 15 meter, or it can simply be called as Fermi. 1.33 Fermi. ठीक है. फर्मी का मतलब ही 10 to the power minus 15 मीटर होता है. एंड यहाँ पर ए जो है वो होता है मास नंबर ऑफ द एटम. ए इज इक्वल टू मास नंबर. मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, राइट. पी प्लस एन वैल्यू जो है दैट इज मास नंबर. तो ए क्या है? मास नंबर ऑफ द एटम है. एंड आर नॉट, ये वैल्यू उन्होंने दिया. And he said that radius of nucleus is always going to be given or represented by this equation, the second equation. Using these two equations, we are able to know that what is the radius of atom. ठीक है. तो इनके एक्सपेरिमेंट का एटॉमिक मॉडल में बहुत ज्यादा रोल नहीं है क्योंकि अब ये मॉडल हम फॉलो ही नहीं करते हैं. ठीक है. लैकुना अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा तो आप भी अनफॉलो कर देंगे इसको. बट इनके एक्सपेरिमेंट्स का सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन जो है दैट इज दिस पर्टिकुलर फाइंडिंग. ठीक है. यहाँ पर ही इज एबल टू प्रेडिक्ट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस एज वेल एज द साइज ऑफ द एटम. ठीक है. विदाउट एक्चुअली deep diving into either the new sorry either looking inside the atom or yeah, without looking inside the atom he was able to predict the size of the nucleus as well as size of the atom. ठीक है. So that was his achievement. That was, or that is considered to be the biggest achievement of this experiment. ठीक है. Till date. Now obviously न्यूक्लियस के बारे में हमको बताया इन्होंने.
तो दिस वाज द फर्स्ट फाइंडिंग। अच्छा, ये फाइंडिंग कहाँ से अच्छा एक सेकेंड, इसमें एक चीज और है। आई जस्ट नेक्स्ट पेज पर मैं बताता हूँ आप लोगों को। और रेडियस के बारे में हम लोगों ने क्या बोला कि हम्म सी रेडियस हमको पता चला, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या है किसी भी एटम का? आर नॉट ए टू द पावर 1/3, right now. So what will be the density of nucleus? Can you find out? Hmm. Assuming A to be the mass number as well as mass of the atom. The mass of the atom is not very different from its mass number. थोड़ा सा डिफरेंस होता है सर, ठीक है, थोड़ा सा डेसिमल्स में फर्क होता है, क्योंकि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन दोनों का मास 1 AMU के बराबर नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है 1 AMU से, राइट। तो अभी के लिए हम लोग वेट जो है वो ए ही कंसिडर कर लेते हैं। मास ऑफ एटम इज, डेंसिटी निकालोगे फटाफट? या मैं बता दूं? अच्छा चलो मैं कर देता हूँ फटाफट। डेंसिटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, राइट। मास ए है एंड वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³ ठीक है, वेर इज ए, और यहाँ पर 4/3 इंटू, इसको रख लेते हैं तो R0³ इंटू ए, ए कैंसिल हो गया। तो डेंसिटी जो हमारा है वो क्या हो गया? 3/4 πr0³, ठीक है। इज इट ओके? अब इसका यूनिट क्या होगा, दैट रिमेन्स अ पॉइंट टू बी डिस्कस। एक को किस यूनिट में लेते हैं हम? सर ग्राम। ए रेस टू 1/3 है ना? हाँ, A⁻⁴ है, तभी तो क्यूब करेंगे तो इट विल बिकम ए ओनली, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग ये फाइंड करते हैं, या इन्होंने बेसिकली ये भी बात बोली थी जिसको कि मैं इस तरीके से आपको रियलाइज करा रहा हूँ। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एटम्स, डेंसिटी, एक्चुअली डेंसिटी वेंसिटी नहीं बोला था इन्होंने, इन्होंने ये बोला था ऑल द न्यूक्लियस आर इक्वली dense, ठीक है। दैट कैन बी traced to this particular thing. Find, sorry, find, is it okay? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. मूविंग फॉरवर्ड, ये रेडियस का जो कैलकुलेशंस वगैरह किया है इन्होंने साइज का, और इसके लिए ही यूज a simple idea, and the idea was
समथिंग रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या था वो? देखिए यहाँ पर अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जा रहे हैं हम लोग, ये है न्यूक्लियस, और यहाँ से हम अल्फा पार्टिकल भेज रहे हैं, ये हमारा सोर्स है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल निकलता है, और अल्फा पार्टिकल की यहाँ पर स्पीड या काइनेटिक एनर्जी होती है ke1। और यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा अल्फा पार्टिकल के ऊपर इस न्यूक्लियस का, वो क्या होगा कि डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा वो नील होएगा। और फोर्स ऑफ रिपल्सन रिपल्सन नील होएगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होएगा इस पोजीशन पे, कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा, राइट? बात समझ में आ रही है? एक मैग्नेट हमने रखा है और उससे बहुत दूर एक आयरन नेल रखा है। मैग्नेट की वजह से आयरन नेल पर क्या फोर्स लग रहा है? लड्डू, राइट ना? क्यों लड्डू लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, राइट? Yes, या sir. या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन भी नहीं है। एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के सामने अगर दूर रखा हमने तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई मोशन किसी में नहीं होगा। जब उसको क्लोज लेकर के आएंगे तब फोर्स ऑफ रिपल्सन चालू होएगा। सो द मोमेंट इट स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्ट सॉरी रिपल्सन इस पे काम करना चालू होगा। ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगा। पोटेंशियल एनर्जी किस रिलेशनशिप से हम देते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2, चार्ज ऑन फर्स्ट पार्टिकल, या इसको फर्स्ट पार्टिकल बोलो, चार्ज ऑन फर्स्ट पार्टिकल इंटू चार्ज ऑन सेकेंड पार्टिकल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, where R is distance of separation. R is distance of separation. ठीक है, तो इससे हम पोटेंशियल एनर्जी देते हैं किसी भी पॉइंट पर। क्योंकि ये R बहुत बड़ा था इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी लगभग जीरो है। इसको इंफिनिटी, जहां पर ये काम करना बंद करता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, मतलब वो कोई मोशन वगैरह नहीं क्रिएट कर पाता है, वी टेक दैट डिस्टेंस एज इंफिनिटी। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला होगा कभी तो, आई डोंट नो, अगर नहीं बोला है तो अभी मैं बता देता हूँ। फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों के इंफिनिटी जो होते हैं उनका मतलब अलग अलग होता है। मैथमेटिक्स का इंफिनिटी इज एक्चुअल इंफिनिटी जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और फिजिक्स का इंफिनिटी इज ऑलवेज दैट डिस्टेंस, दैट सेपरेशन, दैट चार्ज जहां पर कोई फिजिकल इफेक्ट होना बंद हो जाए। ठीक है, जैसे मैं देख रहा हूँ, ठीक है, और अब बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कोई दीवार नहीं है, ये एक्चुअली थोड़ी है कि मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देखता चला जाऊंगा या दिखता ही रहेगा हमको, राइट ना? आप आकाश की तरफ देखते हो तो आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक थोड़ी दिखता है, देयर इज अ लिमिट टू इट, राइट? देयर इज अ लिमिट टू विजन डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यू आर ऑब्जर्विंग, राइट? बात समझ में आ रही है? हेलो? तो एक बार रिपीट करो। हाँ, मैंने सिर्फ ये बोला कि डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको उस ऑब्जेक्ट को देख पाने की एबिलिटी जो होगी
दैट विल बी अ फिक्स्ड वैल्यू। मतलब बड़ा कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो आप ज्यादा दूर तक उसको देख सकते हो, बट कितना भी बड़ा हुआ तो इट इज नॉट गोइंग टू बी कि वो कितना भी दूर रहे आप उसको देख ही पाओगे, राइट। काइट को फ्लाई करना चालू करो, देखो ध्यान से, आप काइट फ्लाई करते हो स्काई में, इट बिकम्स बहुत ज्यादा, अगर आपने उसको दूर कर दिया तो वो काइंड ऑफ इनविजिबल होने लगता है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस सच थिंग्स? एरोप्लेन Yes, sir. इतना बड़ा Yes, sir. आसपास में जब ट्रेवल कर रहा होता है या हाइट कम होती है बड़ा दिखता है, बहुत ज्यादा हाइट पे चला जाता है तो इट बिकम्स ऑलमोस्ट इनविजिबल। उसके ट्रेल से हमको पता चल पाता है, राइट। वो भी अगर फॉर्म कर रहा है तो कि यहाँ पे शायद मूव कर रहा है ना। सो अब वो जिस डिस्टेंस पे चला गया जहां पर वो हमारे लिए इनविजिबल हो गया, हमारे साइट के बाहर चला गया, दो हमको पता है, फीलिंग है कि वो वहीं पे ट्रेवल कर रहा है, बट इट इज आउट ऑफ आवर साइट, दैट डिस्टेंस इज इंफिनिटी फॉर अस, राइट। हमारी इंफिनिटी वहीं से चालू हो जाती है उस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। फिजिक्स की सॉरी फिजिक्स या केमिस्ट्री की इंफिनिटी जो होती है, दैट इज रियल इंफिनिटी, दैट इज बाउंडेड बाय अ रीजन, बाउंडेड बाय अ डिस्टेंस। कुछ डिस्टेंस के बाद हमारा ऑब्जर्वेशन पावर खत्म हो जाता है, और जहां पे ऑब्जर्वेशन पावर खत्म होता है वहीं हमारे लिए इंफिनिटी है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और मैथ्स का इंफिनिटी जो होता है दैट इज रियल इंफिनिटी। रियल इंफिनिटी मतलब जो इनफाइनाइट है, जिसकी वैल्यू को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, या जो वैल्यूज हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो वैल्यूज है इंफिनिटी, एक्सट्रीमली लार्ज नंबर। ठीक है, चलेगा। वेरी गुड। वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा ये हो गया, काइनेटिक एनर्जी जो इसको एनर्जी मिला वो। अब होता क्या है कि जैसे जैसे ये क्लोज आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी, और एक टाइम आएगा जब इसका काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगा, राइट। और खत्म हो गया तो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद क्या होगा, ये रिपेल होकर के पीछे भागना चालू कर देगा। अब आगे का मोशन इसका कीज हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। जिस पॉइंट पर जीरो होगा वहां से ये क्या होगा, पीछे की तरफ भागना फिर से चालू कर देगा। ये बात समझ में आ रही है? और इस चीज को यूज करके, इसी प्रिंसिपल को यूज करके, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। के थ्रू इन्होंने अब किया क्या कि काइनेटिक एनर्जी को जैसे चालू किया हमने एक्सपेरिमेंट, तो मान लो हमारा शुरू में यहाँ तक आ रहा है, पहले काइनेटिक एनर्जी की कुछ वैल्यू ली हमने, शुरुआत किसी भी वैल्यू से कर लेते हैं, मान लो 50 यूनिट हमने काइनेटिक, अभी यूनिट्स वगैरह के बारे में भी डिस्कस करूंगा, इसके कैसे यूनिट्स होते हैं, क्या है नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट राइट नाउ, बट जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि कैसे रेडियस कैसे हमको पता चलेगा, उसके लिए क्या किया गया। तो ऐसा होता है कि जैसे 50 यूनिट काइनेटिक एनर्जी दिया, तो हमको पता चला कि ये न्यूक्लियस से जो सेपरेशन था बचा रहा इसका, वो से 20 सेंटीमीटर था। 50 से हमने 100 यूनिट कर दिया तो ये सेपरेशन घट जाएगा, ये सेपरेशन घट करके मान लो हो गया 10 सेंटीमीटर। फर्दर और बढ़ाया हमने, इसको 1000 कर लिया, इट इज गोइंग टू अप्रोच मोर क्लोजर मे बी 0.5 mm। ठीक है, तो यहाँ तक आने लगा। अब इसको 1000 से 10,000 हमने कर दिया। ठीक है, 10,000 किया तो सरफेस से 0.1 mm की दूरी तक आने लगा। 10 से 20 करते हैं तो
सॉरी 20,000 किया हमने, तब हमने ये रियलाइज किया 20,000 यूनिट कि अब ये आ ही नहीं रहा है, वापस नहीं आया, गायब हो गया। गायब क्यों हो गया? क्योंकि जाते 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 ये सरफेस ऑफ न्यूक्लियस से कोलाइड कर गया। और सरफेस ऑफ न्यूक्लियस पर होता क्या है कि जब तक सरफेस को टच नहीं करेगा ये ना, जब तक ये सरफेस अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सरफेस को टच नहीं करता है, तब तक वो रिपेल कर रहा होता है। ठीक है, न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल दोनों पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। एंड द मोमेंट अल्फा पार्टिकल इज एबल टू टच द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस को टच किया या टच करने से थोड़ी सी ज्यादा अगर उसके पास एनर्जी है, दैट मीन्स बेसिकली द मोमेंट द अल्फा पार्टिकल इज एबल टू टच द न्यूक्लियस। ठीक है, टच का मतलब टच करने के बाद भी उसके पास उसकी काइनेटिक एनर्जी परफेक्टली जीरो नहीं हुई है, या अप्रोचिंग टू जीरो है, जीरो से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, द मोमेंट दिस हैपेंस, दिस अल्फा पार्टिकल इज एनहिलेटेड इनटू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस बड़ा न्यूक्लियस बन जाता है। ये बात समझ में आ रही है बाय एनी चांस? फिर एनिहिलेटेड का एनिहिलेटेड मीन क्या है? मतलब अल्फा पार्टिकल खत्म हो गया, वो न्यूक्लियस के अंदर घुस गया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या है? दो प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन का एक कॉम्बिनेशन, राइट ना। एक न्यूक्लियस जिसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, वो न्यूक्लियस ये बड़े वाले न्यूक्लियस के साथ आकर के जब टच हुआ, मैं यही बोल रहा हूँ कि जब इतनी एनर्जी उसको मिल गई कि ये यहाँ पर आकर के सरफेस को टच करने लगे। ठीक है, सरफेस को जैसे ही टच करने लगेगा ये ना, द मोमेंट इट स्टार्ट्स टचिंग द सरफेस, तो ये एनिहिलेट हो जाता है, मतलब उसमें घुस जाता है। साउंड्स फनी और इमेजिनरी। ठीक है, इसको बेसिकली कहते हैं क्वांटम टनल, मतलब क्वांटम टनलिंग इज समथिंग विच इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू इट। और यहाँ पर पढ़ेंगे, और थोड़ी देर बाद हम लोग, थोड़ी देर नहीं, दो चार लेक्चर्स के बाद हम लोग जब श्रोडिंजर्स मॉडल पढ़ेंगे तो वहां पर एक्चुअली क्वांटम और न्यूक्लियस को बेसिकली इम्पिंज नहीं करता है इलेक्ट्रॉन, दैट इज रियल क्वांटम टनलिंग। बट ये भी काइंड ऑफ क्वांटम टनलिंग है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, दिस इज क्वांटम टनलिंग टू। तो सी होता क्या है, कंटिन्यूटी जब तक यहाँ तक है, हम लोग सरफेस तक नहीं पहुंचे हैं, तब तक न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को रिपेल करता है। द मोमेंट अल्फा पार्टिकल रीचेस द न्यूक्लियस, ये दोनों में दोस्ती हो जाती है, एंड इनफैक्ट अल्फा पार्टिकल उसके अंदर चला जाता है, खत्म हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी अचानक से बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाती है। द ग्राफ लुक्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आई ड्रॉ अ ग्राफ फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, एंड ये सब बताने के पीछे रीजन क्या है?
The potential energy graph and separation from nucleus is depicted something like this. The moment you start coming closer to nucleus, it starts rising up and up. The moment you reach this distance, okay, this is the R nucleus, okay. The moment you reach this, there is a breakdown of potential, and there is a sudden drop of potential. So sudden drop means it becomes a really very high attracting force which starts operating, and is high attracting force को basically we call it this thing, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। ये 12th में फिर मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। इस एक्सपेरिमेंट को एक बार वहां पर भी डिस्कस करेंगे जब मैं न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। काइनेटिक्स चैप्टर के बाद, मतलब काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर ही केमिकल काइनेटिक्स में देयर इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जहां पर रेडियो एक्टिविटी वगैरह के बारे में बताता हूं मैं। तो वहां पे फिर मैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में डिस्कस करूंगा, एंड तब ये डायग्राम फिर से एक बार तब आपके पास आएगा, ठीक है। अभी ये क्यों आ रहा है, क्योंकि दिस इज द बेसिस, जिसके बेसिस पर, जिसकी वजह से ही वाज एबल टू कैलकुलेट दिस आर न्यूक्लियस की वैल्यू, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, इस चीज को रिपीट किया। अब इतने पे वो एनहिलेट हो जा रहा था, तो ही ट्राइड टू सी कि इससे थोड़ा सा कम, इन दोनों के बीच की कोई एक वैल्यू लेकर के देखते हैं कि क्या होता है, एंड सो ऑन सो। तो इस तरीके से ही वॉज एबल टू प्रेडिक्ट, जैसे अब यहाँ पर अगर जीरो नहीं हुआ, यहाँ पर क्लोजेस्ट अप्रोच है 0.1 mm का सरफेस से, ठीक है। तो बेसिकली वो एक लिमिटिंग वैल्यू ही ट्राई टू क्रिएट, एंड कि किस वैल्यू पर जीरो होगा, मतलब यहाँ पर तो ये अंदर घुस करके सेटल हो गया, तो मतलब जितने रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए थी सरफेस तक पहुंचने के लिए, उससे ज्यादा एनर्जी थोड़ी सी उसके पास है, इसलिए वो अंदर चला गया। तो अब इस तरीके से बेसिकली थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके, या थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके एक्चुअली नहीं करने की जरूरत होती है। इसमें 5 7 10 वैल्यूज, अगर 5 से 7 वैल्यूज अगर हमने ले लिए इधर पे क्लोजली स्पेस्ड वाले, तो वी कैन सेट अ सीरीज एंड गेट एन आइडिया कि हाउ टू, मतलब वो फिर मैथमेटिक्स का काम हो जाता है, बट वी आर एबल टू प्रेडिक्ट what is the distance of closest approach going to be, right? This is also known as, this distance is also known as यहाँ मतलब जितनी दूर तक ये आता है ना, उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के जितना पास तक आ पाता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। So basically, he reduced the radius of nucleus using distance of closest approach of alpha particle towards nucleus, ठीक है। अब मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा था। सी, काइनेटिक एनर्जी आपको दो तरीके से दी जा सकती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, इज इक्वल टू 2 प्रोटॉन का मास, और मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स 2 into mp प्लस 2 into mn। इज इट ओके? और साथ में आपको वेलोसिटी दी रहेगी, v इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो आप क्या फाइंड कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी।
राइट ना? बात समझा? दूसरा, सर 1 मिनट हाँ ऊपर करो ना। हाँ एक सेकेंड ठहर जा। हम्म, ऊपर कहाँ करना है? सर डायग्राम कौन सा, हल्का ये वाला? नीचे। यस सर, यस सर। ठीक है। देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी जब भी ग्रेटर देन जीरो होता है ना, इट ऑलवेज मींस अ रिपल्सिव फोर्स। और पोटेंशियल एनर्जी चार्ज पार्टिकल के बीच या अनचार्ज पार्टिकल के बीच में भी जब भी जीरो के नीचे हो जाता है, ये जीरो वैल्यू है, जीरो के नीचे आ जाएगा, दैट मींस अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स जब काम करता रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कैसी रहेगी? निगेटिव रहेगी हमेशा। और जब रिपल्सिव फोर्सेस काम कर रहे होते हैं तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव होएगा। इज इट ओके? डन सर। वेरी गुड। एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, हाँ, एक तो इस तरीके से हमको पता चलता है इसका काइनेटिक एनर्जी। दूसरा जो रास्ता होता है, जनरली अल्फा पार्टिकल जो होता है उसको, ये एक चार्ज पार्टिकल है, इसको अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस से, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो प्लेट्स के बीच में अगर इसको पास करें, ठीक है, जैसे 50 वोल्ट के थ्रू इसको पास किया पोटेंशियल डिफरेंस से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना? चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस से हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ वोल्टेज इनटू चार्ज इज इक्वल टू एनर्जी। ये एनर्जी या तो हीट के फॉर्म में निकलेगा या फिर मोशन के फॉर्म में। तो यहाँ पर होता है क्या है कि अगर हम दो प्लेट्स के बीच में इसको पास ऑन करते हैं तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से या अट्रैक्टिव फोर्स ये एक्सेलरेट करता है। अब एक्सेलरेट करके इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो पहुंचेगी, दैट इज ऑलवेज गिवन बाय के मैक्स जो होता है। And it's not about alpha particle only, it is true for electron or any such charge particle. Kinetic energy max जो होगा, that is always going to be equal to q into where, अच्छा, q into v, ठीक है, where q is equal to charge on the particle, ठीक है, and v is the, this is capital V is potential difference, potential difference through which this charge particle is ठीक है। और
अगर कुछ भी नहीं दिया होता है तो हम ये हमेशा अज्यूम करते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी मिला किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस से पास करने के बाद, वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी मैक्स ही मिला। ठीक है। अगर कुछ दिया हुआ है कि नहीं मैक्सिमम का 30% या 80% या 90% अचीव हुआ, तब हम वो कंसिडरेशन लेंगे कि अच्छा पूरा नहीं अचीव हुआ। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम हमेशा कैलकुलेशन जो करते हैं वो के ई मैक्स के हिसाब से करते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। ओके। अब मैं कुछ कन्वर्सन यूनिट्स भी बताऊंगा आप लोगों को। सी, चार्ज जैसे ये हुआ क्यू, तो क्यू को आप दो तरीके से लिख सकते हो। एनी चार्ज कैन बी रिटन इज टू फॉर्म्स। पहला, मैं लिख लेता हूँ किसी पार्टिकल के ऊपर चार्ज है 5 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट ना? मिल्किन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया? 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना? या फिर 5 इलेक्ट्रॉन बोल लें। अब इस चार्ज को हमने एक्सेलरेट किया कितने से? मान लो 100 वोल्ट से किया। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 वोल्ट। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होएगी के ई मैक्स, वो क्या होएगी? के ई मैक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू Q into capital V, and Q is, I can either take it in SI units, 8 into 10 to the power minus 19 coulomb into 100 volt. That makes it to be 8 into 10 to the power minus 17 joules. Is it okay? दूसरा जो इसको एक्सप्रेस करने का तरीका होएगा हमारा, वो होएगा, इसको इलेक्ट्रॉन के ही फॉर्म में रहने देते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन के ही फॉर्म में रहने देते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन इंटू 100 वोल्ट क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज 500 ईवी। ईवी जो होता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। ये क्या है? दिस इज एन यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है। और ये यूनिट कितने के बराबर होता है? दिस यूनिट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इंटू वोल्टेज, जब 1 रहेगा तो 1 ईवी बन जाएगा, राइट? तो 1 ईवी इज इक्वल टू, बात समझ में आया क्या? 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से जब हम पास करेंगे, वी आर गोइंग टू जनरेट अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। ये क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये क्या है? 1 वोल्ट है। दोनों मिलाकर के हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है। तो 1 ईवी इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस मच जूल्स। कन्वर्सन समझ में आया? कोई इशू नहीं है ना? हेलो? Yes, sir. नोट कर लें हम लोग इसको।
हाँ सर, हो गया नोट कर। हो गया। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पर ओके, सो वी नाउ नो कि क्या क्या हमारे पास डायनेमिक्स हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। और अच्छा, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना रहेगा? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पता है ना हम लोगों को। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। एंड अल्फा पार्टिकल was accelerated through thousand volt battery, or accelerated with the help of thousand volt in battery, ठीक है। और calculate distance of closest approach approach to uh, the closest approach to uh, super. Zinc is phosphorus. Silicon, phosphorus, carbon, silicon, approach to यार एक सेकंड, एटॉमिक नंबर 32, एक सेकंड। जर्मेनियम, न्यूक्लियस,
एंड इसको जी बोलते हैं। जी का एटॉमिक नंबर इज 32। यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ जी इज इक्वल टू 32। ठीक है, कैन वी डू दिस? क्या करना है हम लोगों को? अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट किया तो यहाँ से एक्सेलरेट करने पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसका मिल जाएगा। दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इसको पोटेंशियल एनर्जी के साथ कंपेयर कर लेना है आपको। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग कंपैरिजन देखेंगे, कंपैरिजन, तो ये सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पर है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होएगा वहां पे। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। उसी से आपको कैलकुलेशंस करने हैं। बात समझ में आ रही है ना, या नहीं? थैंक्स। So, first of all, we are going to look at the charge on alpha particle, which will be equal to 2 into electronic charge. ठीक है, and it will be positive. So, 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb. The voltage is 1000 volt, and therefore we will have Ke max is equal to QV, which is 3.2 into 10 to the power minus 19 into 1000. ठीक है, joules, that is equal to 3.2 into 10 to the power minus 16 joules. ठीक है, फर्दर बेसिकली ये के मैक्स ही कंजर्व होना है। के मैक्स हैज टू ट्रांसफॉर्म इनटू पी एट क्लोजेस्ट अप्रोच, so we can say that ke1 plus p1 is equal to ke2 plus p2, where this is the energy at closest approach, at closest सर वो वहां पे वो वोल्ट आएगा ना? देखो, कूलम इनटू वोल्ट इज इक्वल टू जूल्स, तो सीधे सीधे जूल्स लिख दिया मैंने। नहीं सर, हाँ, ऊपर, हाँ 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 सर, ठीक है ना। हाँ सर सर। कूलम इनटू वोल्ट इज जूल्स at closest approach. The second configuration is at closest approach, and this is at far from nucleus. ठीक है, तो like, अब यहाँ पर बेसिकली वी आर गोइंग टू हैव के मैक्स, क्योंकि ये दूसरा वाला टर्म जो होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर ये वाला टर्म विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, रीजन लिखूं कि रीजन समझ में आ रहा है? सर रीजन क्या होगा? रीजन होगा कि इनफिनिट जब शुरू में रहता है तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है उस पे, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। और जब दूसरे वाले क्लोजेस्ट अप्रोच पर पहुंचता है तो वो रुक जाता है, चलते चलते रुक जाता है, रुक जाता है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और उसके बाद फिर से रिपेल होना चालू होता है।
पहले आगे की तरफ जा रहा होता है, फिर पीछे की तरफ रिपेल हो रहा होता है, बीच में एक पॉइंट आएगा जहां पर वो रुका रहेगा, कोई मोशन नहीं रहेगा उसके अंदर में। ठीक है, दैट इज द पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इज इक्वल टू पी एट क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, दैट इम्प्लाइज 3.2 into 10 to the power minus 16 जूल। ओ ओ ओ ओ, ठीक है, चलेगा। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी इन दोनों के बीच में। तो दो न्यूक्लियस हैं, एक तो जर्मेनियम का है 32 चार्ज के साथ, और दूसरा है हमारा अल्फा पार्टिकल 2 के चार्ज के साथ। तो इट विल बिकम 2 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19, ठीक है, इंटू 32 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 डिवाइडेड बाय आर क्लोजेस्ट। ठीक है, आर स्क्वायर नहीं होता है पोटेंशियल एनर्जी में, इट्स जस्ट आर। पीछे लिखा होगा मैंने, नहीं ये लिखा है ना। यहाँ पर एक चीज सिर्फ रह गया बताने के लिए, you guys should take it down। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 to the power 9 न्यूटन पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, करेगा न्यूटन, ऊपर में भी रहता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, या फिर जूल मीटर पर कूलम। एनीवे दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस वैल्यू इज मोर इम्पोर्टेंट। ये नहीं बताया था इसीलिए थोड़ी सी ऑकवर्ड फील कर रहा था मैं। एनीवे आर क्लोजेस्ट इज इक्वल टू, अब इसको इधर लेते आएंगे और इसकी वैल्यू रख लेंगे, तो 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू 2 इंटू 32 64 हो जाएगा, इंटू 1.6 इंटू 1.6 10 to the power-19 इंटू 10 to the power-19 डिवाइडेड बाय, इधर हो जाएगा 3.2 इंटू 10 to the power-16। ठीक है, फर्दर कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये 32 हो जाएगा, और ये 10 to the power-3 हो जाएगा। आर क्लोजेस्ट इज इक्वल टू that will become 19 3 22 हो जाता है, 19 22 हो जाएगा ना ये, 10 to the power-22, और ये 9 से ऐड करेंगे उस पर तो 10 to the power-13 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर इन लोगों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 16 16 जा हो जाता है 256 इंटू 2 512 51.2 इंटू 9, 9 दूनी 18 के 1 1 और 9 9 10 के 0 1
46 460.8 आ रहा है, 460.8 and the unit is going to be meter क्योंकि सारी चीजें हमने ऐसा यूनिट में ले रखी है, ठीक है। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 4.608 into 10 to the power -11 मीटर, ठीक है। इज इट ओके? तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या रहेगा इस केस में हमारे लिए? ये वाली वैल्यू। अब अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ा देते हैं, ठीक है, मे बी यू कैन से 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स अगर बढ़ा देंगे हम तो ये 1000 वोल्ट हो जाएगा, 10,000 वोल्ट हो जाएगा। 10,000 वोल्ट पर ये कहां तक अप्रोच करने लगेगा? ये और 10 टाइम्स, ये वोल्टेज अगर 10 टाइम्स बढ़ गया, 10 टू द पावर -15 हो गया, 10 टू द पावर -15 यानी 10 टाइम्स और बढ़ जाएगा। सॉरी 10 टाइम्स और घट जाएगा, यानी 10 टू द पावर -11 के बदले ये 10 टू द पावर -12 तक अप्रोच कर जाएगा, राइट। थोड़ा और बढ़ा देंगे तो थोड़ा और क्लोज चला जाएगा। तो और एक पॉइंट आएगा जिसके बाद वो एक्चुअली एनहिलेट कर जाएगा, राइट। हेलो हेलो, यस सर। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? अभी ये समझ में आया हाउ टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ? यस सर। ओके, Yes. fine. The next thing in this regard is और ये नोट हो गया आप लोगों का, तो फिर आगे के पॉइंट डिस्कस करता हूँ। पॉइंट नंबर 3, बेसिकली इसके रिगार्डिंग वो ये चीज प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर ये हमारा न्यूक्लियस है बड़ा सा, और जिसके ठीक है, दिस इज माय न्यूक्लियस, जिसके राउंड अबाउट हमारा अल्फा पार्टिकल जो है वो इसी के ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और ऐसे कई एक सारे न्यूक्लियस एक दूसरे से अटैच, मतलब नॉट अटैच्ड बट क्लोजली प्लेस्ड। क्लोजली प्लेस्ड का मतलब ऑब्वियसली टचिंग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दो एटम्स एक दूसरे को टच कर सकते हैं, दो न्यूक्लियस नहीं कर सकते हैं, राइट। दे विल बी सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और ये बीच का जो स्पेस होगा इसमें से चीजें पीसफुली पास थ्रू कर रही हैं। और ये एनीवे काफी मैग्निफाइड वर्जन है हमारे न्यूक्लियस का भी। तो एक न्यूक्लियस अगर यहाँ है तो द अदर वन इज गोइंग टू बी फार अवे, राइट। ये अगर मैंने लगभग कितना होगा इसका डायमेंशन, ये रेडियस रियल टाइम में देखा जाए तो दिस विल बी समवेयर क्लोज टू 0.5 सेंटीमीटर्स रफली, इजंट इट? तो हमारा Yes. एटम का रेडियस कितना हो जाएगा? 10 to the power 5 times of this, right? 10 to the power 5 into 0.5, that is 5 into 10 to the power 4 centimeters, which is 500 मीटर, ठीक है। हमारे एटम का रेडियस कितना बड़ा हो जाएगा? 500 मीटर्स का। बात समझ में आ रही है? दैट इज द रिलेटिव ऑर्डर ना, मतलब उसके बीच से जितने भी अल्फा पार्टिकल आएंगे वो सीधे सीधे चलते जाएंगे। ओके, सो लेट अस से दिस। बेसिकली इसमें इनका आइडिया ये था कि सपोज कोई भी अल्फा पार्टिकल है अगर हमारा, जो कि इसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है, एंड सपोज ये सेंटर लाइन जो है, जो हमने ड्रॉ कर रखी है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, इससे अगर बी डिस्टेंस के सेपरेशन पर वो अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड है, ठीक है, इफ इट इज प्रोजेक्टेड
at distance b from the center line. ठीक है, how its path or trajectory is going to look like is something like this. ठीक है, बीच वाला पोर्शन जो होगा वो कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन वाला पोर्शन होगा। बात समझ में आ रही है? क्यों ऐसा? यहां तक आते रहेगा, फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से ये यहां से इधर कट जाएगा। ठीक है, इसको उन्होंने बोला, दिस एंगल ही कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। थीटा, and this is b. B is separation from center line. B is equal to separation of alpha particle from center line. ठीक है, depending upon the distance at which a alpha particle is coming towards the nucleus, that is going to determine the angle through which it is going to rebound or it is going to get deflected. ठीक है, और वो रिलेशनशिप जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया, दैट इज ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो था, दैट इज सिंपली गिवन बाय tan theta by 2 is equal to z small z into capital Z E square divided by m v square b। ठीक है, स्मॉल z क्या है? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, ठीक है। कैपिटल Z होता है चार्ज ऑन अदर न्यूक्लियस, अदर मेटल न्यूक्लियस। ठीक है, या फिर चार्ज के बदले हम लोग ये भी बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और v velocity of अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब वेलोसिटी में भी ये है, देखो वेलोसिटी जैसे जैसे ये क्लोज आता जाएगा कम होता जाएगा इसका। ठीक है, तो वी आर टेकिंग इट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, जो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है उसकी बात हम कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल करस्पॉन्डिंग टू के मैक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसको यूज करके आपको पता करने के लिए चांसेस तो कम है कि कुछ भी आएगा। अगर कुछ भी आ सकता है तो क्वालिटेटिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेपरेशन अगर और कम किया जाता है, अगर सेपरेशन को कम किया जाता है तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन में क्या चेंजेस होएगा? विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? इफ सेपरेशन बी इज बीइंग डिक्रीज तो थीटा की वैल्यू क्या होएगी? विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? हम लोग देख रहे हैं कि थीटा एंड बी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो बी को कम करेंगे तो थीटा बढ़ जाएगा। ठीक है ना,
जब b का वैल्यू 0 होता है, b की वैल्यू 0 होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, 90 डिग्री। थीटा विल बिकम 180 डिग्री, मतलब tan theta by 2 will become ये 90 डिग्री, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब सेंटर लाइन के अलोंग अगर अल्फा पार्टिकल आएगा, वही अल्फा पार्टिकल सिर्फ क्या होगा, रिट्रेस करेगा पाथ को, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, सेपरेशन जैसे बढ़ता जाएगा, एक सेपरेशन ऐसा आएगा जिसके बाद देयर वोंट बी एनी डिफ्लेक्शन, दैट इज द अल्फा पार्टिकल विल पास अनडिफ्लेक्टेड। मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? हेलो, बात समझ में आ रही है हम लोगों के? हेलो, अरे यार, वेट 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 वेट, एक सेकेंड मुझे दो।